हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो सब आप लोग? आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो। अपन बात करेंगे 12th एग्रीकल्चर साइंस की। आज अपन बात करें बीपीएस स्कूल से, तो डेट है अपने पास आज 04/12/2020। आप सब लोगों को पता है कि कोविड-19 के एक्ट आप लोग आजकल ऑफलाइन क्लासेस ही ले पाते नहीं थे। अब आपके पास ऑनलाइन क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियो भी हैं। तो 12th एग्रीकल्चर साइंस में अगर अपन बात करें तो अपन यूनिट जो है लास्ट 5 जो यूनिट थी, जिसमें अपने पास चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 और 14। अपने पास 5 चैप्टर थे। उन 5 चैप्टर में से अपन ने डिस्कस कर लिया था कि 10वां जो चैप्टर था अपने पास वो परजीवियों का था, जिसमें अपन ने अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी के बारे में बात किया था। 11वां जो चैप्टर था वो अपना था केचुए का, अर्थवॉर्म। मैं यहाँ कुछ रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे नेमेटोड्स का जो अपना चैप्टर था, नेमेटोड्स, उसके अलावा केचुआ, नेमेटोड्स, केचुआ, अर्थवॉर्म, केचुए का भी अपन ने संक्षिप्त विवरण पूरा देख लिया है कंप्लीटली। जिस तरीके से अगर अपन बात करें केचुए की, जो किसान का सबसे परम मित्र है, जो खेत में वायवीकरण की प्रक्रिया जानता है मृदा में, इसमें नोट करेंगे अपन केचुए के बारे में भी बहुत सारी बातें। ठीक है, तो 11 नंबर जो चैप्टर था अपना, चैप्टर नंबर जो 10 है वो, और चैप्टर नंबर जो 11 था वो था केचुए का, अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म का अपन ने कंप्लीट स्टडी कर ली है। इसके अंदर नर और मादा जो है वो द्विलिंगी की फॉर्म में एक ही जीव पर उपस्थित होते हैं। इसके बारे में अपन अध्ययन कर लिया है। जो चैप्टर नंबर जो 12 है अपना, उसमें अपन ने देखा कि जो केचुआ है उसके बाद अपने पास टिड्डे की संरचना आई, जो ग्रेसिपस जो नेलेरियस संरचना है, टिड्डा जिसको बोलते हैं ग्रास हॉपर। टिड्डे में देखा कि ये एक शाकाहारी जंतु है जो अत्यधिक भूखा होता है, और प्रकृति में उपस्थित 10% अतिरिक्त जो हरित संरचना है, जैसे हरे पादप है, हरी जो संरचनाएं हैं, उन अतिरिक्त हरी संरचनाओं को टिड्डा या ग्रास हॉपर जो है वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 13, उसमें अपन पढ़ रहे थे मधुमक्खी को, हनी बी को, जिसके बारे में अपन ने देखा था मधुमक्खी, हनी बी को। और चैप्टर नंबर 13 की बात करें, मधुमक्खी जो शहद के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संरचना है, फूलों से मकरंद, नेक्टर प्राप्त करके ये मधुमक्खी जो है वो शहद की प्रक्रिया, शहद निर्माण की प्रक्रिया को जानती है, परागण में बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। पॉलिनेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कीट होता है प्रकृति में, क्योंकि एक फूल पे जाना और वहां से परागकणों को और उनको लेकर कहाँ पहुंच जाना, दूसरे पुष्प पर, जिससे क्या होता है, परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें चैप्टर नंबर 14 की, जो एग्रीकल्चर का अपना सबसे लास्ट चैप्टर है, जिसमें अपन पढ़ते हैं मछलियों के बारे में। मछलियां जो फिशरी है उसके बारे में, फिशरी के बारे में अपन पढ़ते हैं, मछलियों के बारे में पढ़ते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको लिखवा भी दिए थे, और अपन ने मोस्टली केचुआ, टिड्डा, इन चैप्टरों का अध्ययन भी कर लिया था। जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो उस टाइम पर अपन ने इनको अध्ययन कर लिया था। इनकी
नोट्स जो प्रारूप है आपके पास बने हुए भी हैं। उसके साथ साथ आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किस तरीके से बनते हैं, और लगभग सभी एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी हैं वो महत्वपूर्ण रूप से इन चैप्टरों को पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि बहुत खुशनसीबी की बात है कि अपन ने इन चैप्टरों को अध्ययन भी किया और ये चैप्टर कटे भी नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है राजस्थान बोर्ड का 2020 का एग्रीकल्चर का, उसमें अपना एक भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है जो अपन ने अभी तक पढ़े थे, जैसे अर्थ फॉर्म, ग्रास हॉपर, टिड्डा और मधुमक्खी, हनी बी भी अपना कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद अपन ने परजीवी, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी का चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। तो उस चैप्टर में भी अपन देख रहे थे कि दो प्रकार के परजीवी होते हैं, एक तो अंतः और एक बाह्य। जो जंतु के शरीर के अंदर रहते हैं अंतः परजीवी, और जो जंतु के शरीर के बाहर रहते हैं वो कौन से होते हैं, बाह्य परजीवी। तो उसके बारे में अपन डिस्कशन चल रहा था। हाँ, तो इन परजीवियों की अगर अपन बात करें तो इन परजीवियों का डिस्कशन अपन अब करते हैं। तो मैं पहले तुम्हें थोड़ा सा परजीवियों का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, ठीक है भाई। तो देखो आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, परजीवी। मींस पैरासाइट्स, परजीवी। क्या होते हैं परजीवी? तो देखो दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, पर प्लस जीवी, अर्थात वे जीव जो अन्य जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। वे जीव जो अन्य जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और वो भी पोषण किस तरीके का, परिपक्व पोषण, मतलब बना बनाया। अरे जैसे खून में अवशोषित भोज्य पदार्थ रहेंगे तो उन्हीं से खून को ही क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। कुछ उदाहरण तो आप सामान्यतः अपने आसपास देखते ही हैं, जैसे लाइस, जिसको बोलते हैं जूं, ऐसे ही है कैशक्यूटा, मतलब अमरबेल। इन संरचनाओं को आपने देखा है कि अमरबेल जो संरचना है, कैशक्यूटा जो संरचना है, लाइस है, जूं है, इन संरचनाओं को आपने देखा है। इसके अलावा अपने पास चैप्टर में दो प्रकार के परजीवी हैं। तो अपन परजीवी की परिभाषा के बाद क्या पढ़ेंगे कि परजीवी के प्रकार, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। नोट कर लिए भाई? नोट कर लिया तो मैं मिटा देता हूं इसको। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे प्रकार की। तो परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एंडो पैरासाइट,
और एक तो होते हैं एक्सो पैरासाइट, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट। अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या हो गया अंतःपरजीवी और एक होते हैं बाह्य परजीवी। दो प्रकार के होते हैं अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी। तो ध्यान रहे कि जो परजीवी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी। अपने सिलेबस में दो प्रकार के परजीवियों का ही वर्णन है, एक तो अंतःपरजीवी का और एक बाह्य परजीवी का। अंतःपरजीवी वो होते हैं जो किसी जंतु के शरीर के अंदर, किसी भी अंग के अंदर या शरीर के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। इसका एक उदाहरण अपने सिलेबस के अंदर है, जैसे अपन पढ़ेंगे यकृतकर्मी, इसको बोलते हैं लीवर फ्लूक। ऐसे ही बाह्य परजीवी में है पिस्सू, नेग्रिस, जोंक, जोंक भी इसी का उदाहरण है बाह्य परजीवी का। ये लीच जो जोंक है वो भी किसका उदाहरण है बाह्य परजीवी का। तो अंतःपरजीवी तो वे होते हैं जो किसी भी जंतु के शरीर में रहकर, अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। और बाह्य परजीवी कौन से होते हैं जो जंतु के शरीर के बाहर, जैसे जूं किसके अंदर रहती है भाई सिर के अंदर, तो किसी भी जंतु के सिर के ऊपर, जैसे सिर के बाहर रहे तो शरीर के बाहर हो गए, तो बाहर हो गए तो अपन क्या कहेंगे उन्हें बाह्य परजीवी, और शरीर के अंदर हो गए तो क्या कहेंगे अंतःपरजीवी। इस प्रकार आपके पास दो प्रकार के परजीवी होते हैं, एक तो अंतःपरजीवी और एक बाह्य परजीवी। तो ये अपने 12th एग्रीकल्चर का जो चैप्टर चल रहा था अपना, उस चैप्टर का थोड़ा सा प्रारूप है। तो 12th एग्रीकल्चर के बच्चे ध्यान रखें कि 12th एग्रीकल्चर में अपने पास मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो चैप्टर हैं वो पीछे कौन कौन से हैं, केंचुआ, टिड्डा, मधुमक्खी, परजीवी, मछलियां और कौन सा एक और, मछलियों के अलावा कौन सा था एक निमेटोड्स। तो उनको आप महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो खुशनसीब की बात, ये आरबीएससी की बोर्ड में कभी भी रिड्यूस नहीं हुए हैं और इनसे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, परसेंटेज भी इनसे ही बनेगी। गत वर्ष वीपीएस स्कूल में सभी बच्चे एग्रीकल्चर के फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे, एक भी बच्चा रिकॉर्डेड है, एक भी बच्चा सेकंड डिवीजन नहीं था, क्योंकि हर बच्चे की तैयारी कैसी थी वो अच्छी थी। मतलब सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे एग्रीकल्चर के, सारे के सारे 32 बच्चे थे, 32 के 32 बच्चे सारे क्या थे फर्स्ट डिवीजन पास थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन चैप्टरों को तो आपको हमेशा लर्न करते ही रहना है। और इन चैप्टरों की सबसे अच्छी भूमिका है कि ये चैप्टर बहुत सरल भी होते हैं याद करने के लिए और पढ़ने के लिए बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो आप इन चैप्टरों को बहुत अच्छी तरीके से याद करो। इनके पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध और करवा दिए जाएंगे, निरंतर आपको वीडियो भी मिलते रहेंगे। तो आप इनको पढ़ते रहो, समझते रहो और लिखते रहो। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग सब घर पे पढ़ो, ठीक है।